आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इग्नू इग्नू की बात करेंगे। इग्नू के सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिस्ट्री की, इतिहास की बात करेंगे, जिसका कोड है PHIC इसका कोड है 131। देखिए, इग्नू से जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट मिलते हैं वो कोड वाइज मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोड मेंशन किया है ताकि आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकें कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। तो BHIC हिस्ट्री का कोड होता है। इग्नू से जो हिस्ट्री पढ़ते हैं बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो पढ़ते हैं उसको, तो आप इस कोड को मैच कर लीजिएगा एक बार आप। भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, तो इसको हम स्टडी करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के दो फायदे हैं। एक तो जिन बच्चों को नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं मिलती है तो यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे जो नोट्स उपलब्ध होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे इस पार्ट के अंदर कि जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है, उस प्राचीन भारत के इतिहास को हम कैसे पहचाने, कैसे उस इतिहास के बारे में जाने। तो देखिए, किसी भी देश का इतिहास जानने के लिए, किसी भी देश के प्राचीन इतिहास को यदि हम बात करें प्राचीन इतिहास की, उसको जानने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों की आवश्यकता के माध्यम से ही उसके प्राचीन इतिहास को हम जान पाएंगे, उनकी जानकारियों को हम इकट्ठा कर पाएंगे। तो देखिए, भारत की हम बात करते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास की, तो हम दो साधनों से जानकारी जो है इकट्ठा कर सकते हैं, ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का। साहित्यिक साधन से प्राप्त कर सकते हैं और पुरातात्विक साधन से प्राप्त कर सकते हैं। ये दो ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम भारत के प्राचीन इतिहास को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों साधनों के माध्यम से। देखिए, साहित्यिक जो माध्यम है, साहित्यिक जो स्रोत है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, जिसकी सहायता से हम भारत के इतिहास को पहचान पाते हैं। तो देखिए, दो भागों में इसको बांटा जाता है। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर अध्ययन करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथों का। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम श्रुति का अध्ययन करते हैं। श्रुति के अंदर आते हैं हमारे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, इन सभी का अध्ययन करते हैं। स्मृति का अध्ययन करते हैं जिसमें हम रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियाँ जो हमारी रही हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन करते हैं हम भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। वहीं हम लौकिक साहित्य की बात करें तो जितने भी विदेशी विवरण हैं, यानी विदेशियों ने आकर जो तथ्य दिए, विदेशियों ने आकर जो विवरण दिए भारतीय इतिहास के बारे में, उसका अध्ययन करते हैं। जीवनियों का अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है, भारतीय प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तो ये दो स्तर हैं साहित्यिक स्रोत के अंदर जो आते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, जिनके अंदर हम अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करके पता करते हैं, अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक की बात करें, पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन भारत के इतिहास का पता करने के लिए हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक के स्रोत ये पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहा हूँ मैं। साहित्यिक स्रोत की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम स्टडी करते हैं अभिलेखों को, मुद्रा शास्त्र को एवं स्मारकों को। तो इन तीन को अध्ययन करते हैं हम पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी के अंदर। हम अभिलेखों का यानी जो अभिलेख हमें मिले, मुद्रा शास्त्रों का एवं स्मारकों का। इसके अलावा प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हम बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं, जैन ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। इनके माध्यम से हमें पता चलता है जो भारत का प्राचीन इतिहास रहा है वो किस प्रकार का था, उस समय क्या सामाजिक स्थितियाँ थी, उस समय क्या आर्थिक स्थितियाँ थी। तो ये सभी हम इन ग्रंथों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी पता चलता है कि इनके दौरान कौन से वंश का राज्य चल रहा था। तो इनकी सहायता से, यानी कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सभी के सहायता से हम भारतीय इतिहास, प्राचीन जो इतिहास रहा है भारत का, उसको हम
उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पुरालेखा विद्या की अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिग्राफी। पुरालेखा विद्या के अंतर्गत हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। पुरालेखा विद्या, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं हम। इन अभिलेखों को प्राचीन इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय, और ये जो अभिलेख हैं जिनका हम अध्ययन करके प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं, इनको कहते हैं कि ये सर्वाधिक विश्वसनीय है, यानी सबसे ज़्यादा इन पर हम विश्वास रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सटीक है ये जानकारी देने के पक्ष में। तो इनको सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोतों में से एक माना जाता है, किनको, अभिलेखों को। ये और ये जो अभिलेख हैं, ये लेख जो हमें मिले, ये लेख हमें कब मिले, जब भी खुदाई हुई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जब हमें पता चली थी खुदाई के दौरान, तो जब हमें ये लेख मिले तो ये किन किन अवस्थाओं में मिले, किन किन पर मिले, जिनको हम अभिलेखों के माध्यम से जानते हैं। देखिए, पाषाण फलकों पर मिले, यानी पत्थरों पर लिखे कुछ लेख मिले, शिलाओं पर लिखे कुछ लेख मिले, स्तंभों पर लिखे कुछ लेख मिले, जिनको हम कहते हैं क्या, पाषाण फलकों पर यानी पत्थरों पर या शिलाओं पर लिखे लेख। धातु की प्लेटों पर लिखे हुए कुछ लेख मिले, स्तंभों पर, गुफाओं पर, गुफाओं की दीवारों पर लिखे लेख मिले। तो इन सभी की सहायता से हम अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अभिलेख होते हैं जिनको हम स्टडी करके, जो हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इनको स्टडी कर करके भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अशोक के शिलालेख मिले, समुद्रगुप्त तथा रुद्रदमन प्रथम जो थे उनके, और समुद्रगुप्त, इनके स्तंभ मिले जिनके ऊपर बहुत से लेख लिखे मिले, जो आज भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उनकी स्टडी करता है। मंदसौर के ताम्रपट्ट मिले, गोरखपुर जिले का सोहगोरा पट्ट मिले, यहाँ पर लेख मिले। महेंद्र वर्मन का आई होल अभिलेख मिला। चोल शासकों के उत्तरामेरूर अभिलेख मिले। तो ये सभी खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मिले, और यहाँ पर इन्होंने भारतीय इतिहास को जानने के लिए इनको स्टडी किया। यहाँ से भारतीय प्राचीन इतिहास को और भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी को इकट्ठा किया गया। मुद्रा शास्त्र की बात करें तो मुद्रा शास्त्र के अंदर हम क्या जानते हैं, मुद्रा शास्त्र हमें क्या बताता है। देखिए, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातुओं से मिले जो बने जो सिक्के मिले खुदाई के दौरान, जो सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातुओं से बने सिक्के मिले, उनका अध्ययन हम मुद्रा शास्त्र के अंदर करते हैं। सिक्कों के द्वारा क्या पता चलता है, सिक्कों के द्वारा उस काल की आर्थिक स्थिति पता चलती है। जैसे मान लो सोने के सिक्के किसी काल में प्रयोग किए गए, तो उस सोने के सिक्के उस काल को क्या बताते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि उस काल की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी। तो इस काल से आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, इसके साथ साथ कालाक्रम, यानी किस काल के थे वो, किस काल से संबंधित थे, ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है किससे, सिक्कों के माध्यम से। तो इसके अंदर हम क्या, मुद्रा शास्त्र के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातुओं से जो खुदाई के दौरान सिक्के मिले, उनका अध्ययन हम मुद्रा शास्त्र के अंदर करते हैं, जिससे पता चलता है हमें प्राचीन भारत का इतिहास किस प्रकार का रहा है। पुरातत्व की बात करें, आर्कियोलॉजी की बात करें, तो इसके अंदर का हम भौतिक अवशेषों, जो अवशेष मिले उनका अध्ययन करते हैं। इमारतें जो मिली, स्मारक मिले, बर्तन मिले, मिट्टी के पात्र मिले, मोहरें मिली, कंकाल अवशेष, ये सभी चीज़ें खुदाई के दौरान जितनी भी मिली, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। उदाहरण के लिए अजंता एवं अलोरा के पत्थरों में तराशे मंदिर मिले, मंदिरों एवं उनकी मूर्तियों पर चित्र से उस काल की कलात्मक उत्कृष्टता का पता चलता है, यानी कि जो कला उन मूर्तियों के ऊपर दिखाई देती है उसकी उत्कृष्टता का पता चलता है। अजंता एवं अलोरा की गुफाओं के अंदर ये सभी मूर्तियाँ मिली थी, खुदाई के दौरान ये गुफा मिली। तो ये सभी अध्ययन किसने किया, ये सभी अध्ययन किया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। पुरातत्व डिपार्टमेंट जो हमारा विभाग रहा है, उसने इन पे जा करके अध्ययन किया, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक की बात करें, साहित्यिक स्रोत की, तो मैंने अभी आपको बताया धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो ये इसके पक्ष होते हैं, दो ये भाग होते हैं जिनके अंदर हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। धार्मिक स्रोत के अंदर मैंने आपको बताया था वेद, ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास वेदों के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है, और ये सर्वाधिक प्राचीन भी है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये 4 वेद हैं भारत के, जो आर्यों के बारे में बताते हैं, आर्यों के बारे में। तो इनसे पता चलता है
आर्यों की स्थिति कैसी थी, आर्य कैसे भारत आए, आर्यों का क्या, उनकी क्या नीतियाँ थी, ये सभी चीज़ें वेदों के माध्यम से पता चलती है। और ऋग्वेद जो है वो इनमें सबसे प्राचीनतम वेद रहा है। इनके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इन सभी की जानकारी जो है इनके माध्यम से प्राप्त होती है। उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक तथा छांदोदन्य, ये दो उपनिषद जो हैं ये सबसे प्रसिद्ध उपनिषद माने जाते हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था की जानकारी मिलती है। यानी बिंबिसार जो थे, इनके पहले का जो भारत रहा था उसकी अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। परीक्षित और परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय जन्मेजय तथा पाश्चात्यकालीन राजाओं, इन सभी का जो उल्लेख है वो इन्हीं उपनिषदों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इन्हीं उपनिषदों में जो है इनका उल्लेख किया गया है, किनका, परीक्षित का, उनके पुत्र जन्मजय का और पाश्चात्यकालीन राजाओं का। इन सभी के बारे में हमें उपनिषदों के माध्यम से पता चलता है। और किन उपनिषदों के माध्यम से मिलता है? बृहदारण्यक और छांदोग्य, इन दो, ये जो दो प्रसिद्ध उपनिषद है इनके माध्यम से जो है ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। रामायण तथा महाभारत, रामायण महाभारत को तो प्रत्येक भारतीय अच्छी तरीके से जानता ही है, प्रत्येक भारतीय ने उसको देखा है, समझा है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन भी हैं और साहित्यिक ग्रंथ भी है। इनके माध्यम से अनेक राजाओं के बारे में पता चला, राजाओं के राजधर्म जो था वो उसके बारे में पता चला। ये सभी चीज़ें हमें रामायण और महाभारत के माध्यम से पता चलता है, जिसमें प्राचीन भारत के राज्य धर्म के बारे में एवं जो उनकी व्यवस्था थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार से जो राजा थे वो अपना राज्य धर्म निभाते थे, कैसे वो आर्थिक स्थितियों से निपटते थे, कैसे वो सामाजिक सामाजिक जो उनका मेल जोल था वो कैसा था, ये सभी हमें ये जो महाभारत और रामायण है इनके माध्यम से पता चलता है। पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना का श्रेय लोमहर्षण अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवस लोमहर्षण और उनके पुत्र उग्रश्रवस को दिया जाता है। 18 इनकी संख्या है पुराणों की, और इनकी जो रचना का श्रेय है वो लोमहर्षण और उग्रश्रवस को दिया जाता है। उग्रश्रवस पुत्र थे किनके? लोमहर्षण के। जैसे मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया आदि। इन पुराणों के माध्यम से मौर्य शासन, मौर्य काल, गुप्त वंश, शुंग वंश, इन सभी के बारे में जो है इन पुराणों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। किस प्रकार से आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति रही थी, इन पुराणों के माध्यम से हम जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी स्रोत हैं जो भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास को जानकारी प्राप्त करने में ये साधन हैं जो जिनके द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टिकाओं को, यानी जो वैदिक मंत्र वगैरह थे उनको ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर देखा जाता है। इन सभी को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जिनमें से जो मुख्य रहे हैं वो ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश, तैत्तिरीय, ये जो चार है ये विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, जिनमें वैदिक मंत्रों को देखा जाता है। ऐत्रेय के अध्ययन से राज्य अभिषेक जब किया जाता है तो कैसे वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ें ऐत्रेय के अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अन्य राजाओं महाराजाओं के अभिषेकों का ज्ञान भी जो है वो ऐत्रेय के अध्ययन से प्राप्त होता है। तो ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ थे जिनमें वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य टिकाओं को जो है देखा जाता है। इनसे जो है भारतीय प्राचीन इतिहास को जाना जाता है। स्मृतियों की बात करें तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में स्मृतियों का भी ऐतिहासिक स्थान रहा है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पाराशर आदि, ये जो सारी जो स्मृतियां रही हैं प्राचीन स्मृतियां हैं जिनके द्वारा भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये प्रसिद्ध स्मृतियां रही हैं जो धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार की जाती है, धर्मशास्त्र के रूप में इनको देखा जाता है। मनुस्मृति जिसकी संरचना जो है, जिसकी रचना संभवतः मानी जाता है कि दूसरी शताब्दी में इसकी संरचना हुई थी, इसकी रचना जो है वो दूसरी शताब्दी में की गई थी मनुस्मृति की। इससे धार्मिक तथा सामाजिक अवस्थाओं का, और इसके जो स्टडी करते हैं, इसको जब पढ़ते हैं मनुस्मृति को, तो पता चलता है कि जो धार्मिक और सामाजिक अवस्थाएं थी वो किस प्रकार से थी प्राचीन भारत के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की। देखिए बौद्ध ग्रंथ, ये भी जो बौद्ध ग्रंथ रहे हैं अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं, जिनकी सहायता से भारतीय, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी प्रचुर मात्रा में हम यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ जो है
इसके अंदर त्रिपिटक त्रिपिटक का विशेष रोल रहा है। और त्रिपिटक एक महान ग्रंथ है। ये त्रिपिटक जो है ये सुत्त, विनय तथा अधिधम इन तीनों से मिलकर बना है। इन तीनों से मिलकर बना था त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है एवं उनके संपर्क में जो व्यक्ति आए थे उनका भी विवरण जो है इस ग्रंथ के अंदर दिया गया है। इसके साथ साथ बुद्ध देव ने धर्म के जो उपदेश दिए हैं वो भी त्रिपिटक के अंदर अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं। और यहाँ से प्राचीन भारत का जो इतिहास रहा है इसकी जानकारी हम ग्रहण कर सकते हैं। बौद्ध धर्मों में बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो इसके अंदर जातक कथाएं भी आपको देखने को मिलेगी। जातक कथाओं की जो संख्या रही है वो कहते हैं कि 549 रही है, यानी 549 इनकी संख्या रही है। जिन जातक कथाओं के अंदर भगवान बुद्ध के जन्म की पूर्व कथाएं उल्लेखित है, यानी भगवान बुद्ध जो थे उनके जन्म की जो पूर्व कथाएं हैं, उनकी जन्म की जो लीलाएं हैं वो जातक कथाओं के माध्यम से जो है पढ़ने को मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों से भारतीय इतिहास की जानकारी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन ग्रंथ भी अत्यधिक उपयोगी है। यह धार्मिक प्रधानता रखने वाले ग्रंथ है। इनमें धार्मिक प्रधानता ज़्यादा थी। परिशिष्ट पर्वत और भद्रबाहु चरित्र ये दो ऐसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास को हम जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इनके अंदर क्या दे रखा है, जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधों को भी इन ग्रंथों के अंदर बताया गया है। यानी जैन ग्रंथों के अंदर ये धार्मिक प्रधानता रखने वाले ग्रंथ हैं। और परिशिष्ट पर्वत और भद्रबाहु चरित्र ये दो विशेष ग्रंथ इसके अंदर हैं। और इन ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जैनाचार्य भद्रबाहु के बारे में जानकारी हमें मिलती है इन ग्रंथों के माध्यम से। विदेशी विवरण की बात करें तो जो विदेशी यात्री भारत आए, जो विदेशी यात्री और लेखक जो थे ये जो भारत जब आए तो इन्होंने भी भारतीय इतिहास को देखा, परखा और इसके बारे में अपने विवरण दिए। लेखकों के विवरण से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए जो जो विदेशी थे, यूनानी थे, रोम से थे, चीन से थे, तिब्बत से थे, अरब से थे, ऐसे देशों से विदेशी लोग जो आए थे, विदेशी यात्री जो आए थे, उन्होंने भारत का अध्ययन किया और फिर भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने अपने अलग अलग विवरण दिए थे। विदेशी यात्री लेखकों ने स्वयं भारत की यात्रा की थी और कुछ भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का इन्होंने उल्लेख किया। उदाहरण के लिए यूनानी विवरण दिया यूनानियों के द्वारा सिकंदर के पूर्व और उसके समकालीन, यानी उसके पहले के और उसके समकालीन यानी उसके शासन के दौरान तथा उसके पश्चात की परिस्थिति, ये यूनानी विवरण के अंदर देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे विदेशी विवरण हैं जिनकी सहायता से भारतीय प्राचीन इतिहास को हम प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन इसके अंदर जो स्टडी की हमने इस लेसन के अंदर वो ये था कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत थे। देखिए जो मेन क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो यही बनता है कि भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों को बताइए या स्रोतों के अध्ययन को बताइए। ये क्वेश्चन इसके अंदर से, चैप्टर के अंदर से बनता है। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर, यानी दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इन स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनको हमने डिटेल से स्टडी करा है इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।